सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे हीलियम, लिथियम और नाइट्रोजन को उदाहरण के तौर पे हमने प्रदर्शित किया है। हीलियम की ये परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। इसी प्रकार लिथियम की परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार 7 होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14 होता है। चूँकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अर्थात जो इस परमाणु संख्या होती है वही इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, या इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो जैसा कि हमने दिखाया है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं उसके आधार पर किया है। तो दोस्तों, पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये sp-df ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रवेश करते हैं। दोस्तों, sp-df 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। s, p, d और f 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। चूँकि अभी तक के ये बताया गया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं के रूप में पाए जाते हैं। कक्षाएं जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n का मान 1 कक्षा, 2 कक्षा या इसी प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं होता है। लेकिन इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स सीधे न रह करके ये ऑर्बिटल्स या एक तरीके से बॉक्स होते हैं। sp-df इस 4 प्रकार के बॉक्सों में रहते हैं। इन कक्षाओं में कौन कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, इसकी जानकारी के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, s ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है, इसमें यह बॉक्स है, इसमें के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, अर्थात इस बॉक्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें 2-2 करके 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात p ऑर्बिटल में 6 भी रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और 6 से कम भी रह सकते हैं। 2, 3, 4 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकता है। वो तो इसकी रिक्तता के आधार पर होता है। जैसे इसमें जगह खाली है तो रहेंगे, वैसे अधिकतम 6 रह सकते हैं। 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस उपकोष में नहीं रह सकते हैं। अब बात आती है d ऑर्बिटल की। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं, अर्थात इसमें 5 कोष्ठक होते हैं और हर एक कोष्ठक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में रह सकते हैं। इसी प्रकार f ऑर्बिटल में 7 कोष्ठक होते हैं, जिसमें प्रत्येक कोष्ठक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अर्थात f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर उदाहरण में दिया गया है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2। तो इसमें 1s2 या 2p6 या 2p3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 2p3 का तात्पर्य है कि ये दूसरी कक्षा में उपस्थित है, अर्थात ये 2 जो है ये n को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये दूसरी कक्षा में ये ऑर्बिटल घूम रहा है और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अर्थात हम ये देख सकते हैं, अगर इसको चित्र की देखकर प्रदर्शित किया जाए, मान लिया ये नाभिक है, तो पहली कक्षा ये हो जाएगी और दूसरी कक्षा ये हो जाएगी। तो ये 2p3 अर्थात ये ऑर्बिटल इस कक्षा में
घूम रहा होगा या इस प्रकार से ये ऑर्बिटल मौजूद होगा। पहली कक्षा ये हो जाएगी, दूसरी कक्षा हो जाएगी, तो ये प्रदर्शित करता है कक्षा की संख्या। और ये पी ऑर्बिटल तो है ही है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार मान लिया कोई ऐसा दिया है कि 4p2 दिया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये ऑर्बिटल या ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये चौथी कक्षा में हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात ये नाभिक के चारों तरफ, अगर ये नाभिक मान लिया दिया है तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, अर्थात ये पी ऑर्बिटल चौथी कक्षा में उपस्थित होगा। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल होगा। बस इसके प्रदर्शन को जानने के लिए ही हमने ये चित्र प्रदर्शित किए हैं। अब बात आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो दोस्तों, इनका एक क्रम होता है। इलेक्ट्रॉन किस क्रम से भरे जाते हैं, इसके लिए एक ऊर्जा का क्रम होता है जो कि चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उसी के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनों को भरते चले जाते हैं। यहाँ पर 1s इस प्रकार लिख लेते हैं, 1s 2s 2p, अर्थात पहली कक्षा में केवल s ऑर्बिटल ही रहता है और कोई ऑर्बिटल नहीं होते हैं। दूसरी कक्षा में 2s 2p ऑर्बिटल होते हैं, 2d या 2s f नहीं होता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 3s 3p और 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3f नहीं होता है। अब बात आती है चौथी कक्षा की, तो उसमें 4s 4p 4d और 4f, ये चारों प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब आता है 5वीं कक्षा में भी चारों प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, अर्थात चारों प्रकार के कोष्ठक उस पूरी कक्षाओं में रहते हैं। तो 5s 5p 5d और 5f। इसी प्रकार छठी कक्षा में भी 6x 7p 6x 6p 6d और 6f, ये चारों ऑर्बिटल इसमें पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। मान लिया किसी तत्व की परमाणु संख्या 5 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 5 होगी, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो इस ऊर्जा के क्रम को कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए ये आपके सामने चित्र प्रदर्शित है। इसमें ऊर्जा का क्रम ये होता है कि सबसे कम ऊर्जा 1s ऑर्बिटल की होती है, अर्थात पहली कक्षा के में जो 1s उपस्थित है उसमें सबसे कम ऊर्जा होती है। उसके बाद दूसरा स्थान उससे बढ़ते हुए आता है 2s, अर्थात फिर इससे अधिक ऊर्जा इस ऑर्बिटल की होती है जो दूसरी कक्षा का s ऑर्बिटल है। अब इसी के क्रम को देखते हुए चलते हैं। इसमें 2p फिर 3s, इसी प्रकार 3p 4s 4s के बाद 3d 4p 5s, फिर 5s के बाद 4d 4d के बाद 5p 5 के बाद 6s। तो अब हम देखते हैं कि ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम से अब इसका प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, जिसको एक क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा है आपके 1s की, उससे बढ़ती हुई ऊर्जा है आपके 2s की, फिर उससे बढ़ती ऊर्जा है 2p की, फिर 3s की। तो 2p फिर 3s, 3s के बाद फिर आता है 3p और 4s।
3p 4s, फिर 4s के बाद आता है 3d 4p 5s, 3d 4p और 5s। 5s के बाद फिर 4d और 4d के बाद आता है 5p, 5p के बाद आता है 6s। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये एक ऊर्जा का क्रम है, अर्थात इस ऑर्बिटल की ऊर्जा इससे कम है, इस ऑर्बिटल की उससे अधिक, फिर बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा का क्रम, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा में प्रवेश करेगा, फिर दूसरे नंबर उससे बढ़ते हुए, फिर धीरे धीरे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। अर्थात तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पहले एक कक्षा भर ही जाए तभी दूसरी कक्षा शुरू हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1s के बाद 2s 2p, तो दूसरी कक्षा रहती है, 3s 3p रहती है, लेकिन 3p की कक्षा 3 है, उसके बाद ये चौथी कक्षा शुरू हो गई और चौथी कक्षा में भरने के बाद फिर पुनः 3d आता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में भरना शुरू हो जाते हैं और फिर अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कक्षा 3 की d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी क्रम में भरते हुए देखते हैं। 1s हमने बताया था अभी कि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि 5 हैं तो अभी हम अधिकतम भर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s 2, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो गए। अब इसमें अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो इस s वाले में भरे जाएंगे, अर्थात 2s। अब देखते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो हो जाएगा 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका मतलब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में आएगा, और चूँकि अब संख्या हमारे पास 5 में एक ही रह गई है, अर्थात यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन 5 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने इस चित्र से ऑर्बिटलों के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम को प्राप्त कर लिया है। बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम आपके सामने प्रदर्शित है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस प्रकार से है। अब मान लिया हमारे पास कोई ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, जैसे 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यहाँ ऑक्सीजन का होता है, 8O16 अर्थात इसकी परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी। तो हम 8 इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बसाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 1s सबसे कम ऊर्जा का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, चूँकि मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद हम 2s पे आएंगे, तो s में अभी चूँकि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, यहाँ पे 2 ही तो अभी आ पाए हैं इसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा पकड़नी है। तो अब 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p आता है। तो 2p में हमारे पास चूँकि अब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, और हम p में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब अगर हमें ये प्राप्त करना, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के नाभिक के किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि 1 का मतलब है ये एक कक्षा है,
और 2 वाले जो हैं ये n बराबर इसमें 2 है, अर्थात ये दूसरी कक्षा है। तो इस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अर्थात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब ये दूसरी कक्षा में ये चूँकि 2 लिखा है अर्थात ये कक्षा को प्रदर्शित करता है, तो ये भी दूसरी कक्षा, ये भी दूसरी कक्षा है, अर्थात इसमें 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अर्थात अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल्स के रूप में लिखना चाहें तो 1s2 2s2 2p4 होगा, लेकिन अगर इसी को हम कक्षा के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे 2,6 हो जाएगा, अर्थात पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दोस्तों, अन्य प्रकार के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।